सिनेमाया के सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, अगर हम अपने हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत जगत की बात करें तो उनमें एक मौसीक़ार जो सफ़े अव्वल में नज़र आता है वो हैं ओ.पी. नैयर साहब। महज 17 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। हालांकि संगीत में इनकी जो रुचि थी वो तो अपनी जगह, लेकिन इन्होंने कोई ख़ास बाकायदा तरबियत हासिल नहीं की थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर खुदा किसी को नवाजना चाहे तो जैसे भी वो नवाज देता है। नैयर साहब का ये मामला रहा कि इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, बड़ी बुलंदी, बहुत ही उरूज पाया और सफ़े अव्वल के नंबर 1 मौसीक़ार की हैसियत से उनका नाम लिया जाने लगा। यहाँ तक कि उन्हें किंग ऑफ रिदम के नाम से पुकारा जाने लगा और साथ ही साथ इंडस्ट्री में उस वक्त जितने भी दिग्गज मौसीक़ार थे उनके मुकाबले में इनकी फ़ीस सबसे ज़्यादा थी। है ना कमाल की बात कि एक तरफ जहाँ पे तरबियत याफ्ता मौसीक़ार थे, दूसरी तरफ जहाँ पे नैयर साहब की तरबियत कुछ उस अंदाज में नहीं हुई थी, फिर भी इनकी धुनों का ये कमाल था कि सुनने वाले उस धुन के सहर से निकल नहीं पाते थे। एक तरफ तो इनकी बुलंदी, इनका उरूज, लेकिन दूसरी तरफ इस उरूज में, इस बुलंदी में कहीं पर भी लता मंगेशकर जी का कोई रोल नहीं था, कोई साथ नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी लता मंगेशकर जी से कोई भी गीत नहीं गवाया। अब एक तरफ तो लता मंगेशकर जी से उन्होंने कोई गीत नहीं गवाया, दूसरी तरफ उसी लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले जी इनकी दिलो जान थीं और इन्होंने अपने कैरियर के बेहतरीन सोलो नगमे हों या डुएट्स हों वो आशा जी के साथ उन्होंने कंपोज किया। हाँ, ये एक अलग बात है कि नैयर साहब की उस उरूज में कहीं ना कहीं मोहम्मद रफ़ी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ था। उनकी कंपोजिशन, उसकी चाशनी, उसकी रंगत तो अपनी जगह पर है, लेकिन जब मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ इनकी एसोसिएशन हुई उसके बाद इन्होंने जिस तरह के नगमे लोगों को दिए और फिर डुएट में भी आशा जी के साथ रफ़ी साहब का जो मामला रहा वो तो इतना 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 आला है कि अगर मैं उसकी मिसाल देने जाऊँ, मैं भी गानों के बारे में सोचने लगा था तो मैं सोचने लगा कि कौन सा गाना कहूँ मैं, क्योंकि रफ़ी साहब के साथ आशा जी ने 904 डुएट गाए और सोलो गाने वो भी इनके बेमिसाल रहे। तो मैं किस किस गाने का जिक्र करूं। बहरकैफ कहना यह है कि एक तरफ तो आशा जी के साथ इनका प्रोफेशनल मामला, इनकी मोहब्बत का मामला और दूसरी तरफ लता जी के साथ एक अजनबियत, एक बेगानगी। तो अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों। एक तरफ तो संगीत की मलका, आवाज़ की मलका, दूसरी तरफ संगीत के बादशाह, कंपोजिशन के बादशाह, तो आखिर इन दोनों का तालमेल कभी भी क्यों नहीं हो सका। कहने वाले और सोचने वाले ये भी सोचते हैं कि जिस तरह से नैयर साहब ने आशा जी के साथ इतने खूबसूरत गाने बनाए, अगर लता जी का साथ मिल जाता तो न जाने और कितने खूबसूरत गाने जो है वो वजूद में आते। सोचना किसी हद तक सही भी है, मैं इसकी तरदीद नहीं करता, लेकिन आखिर वजह क्या हुई, आज मैं उसी वजह की तरफ आप लोगों को लाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो वजह बताने वाला हूं कि आखिर वो क्या वजह हुई थी कि जब नैयर साहब और लता मंगेशकर जी के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि उन दो में से कोई भी उस दीवार को फलांग कर एक दूसरे की तरफ नहीं जा सके। बात ज़रा सी है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ओ.पी. नैयर साहब ये एक तो मिजाजन बड़े ही सख्तगीर थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे और इनके मिजाज में ईगो भी बहुत ज़्यादा था और कभी भी अपने मिजाज के ख़िलाफ़ किसी भी बात को वो यकसर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। शॉर्ट टेम्पर्ड थे तो ज़रा सी बात पे भड़क जाया करते थे। वो वाक़या कुछ यूँ है कि 1952 में नैयर साहब को एक फ़िल्म मिली थी। फ़िल्म का नाम था आसमान। आसमान के तमाम गाने लता जी को रिकॉर्ड करने थे, जो भी फीमेल गाने थे,
तो नैयर साहब ने जब लता जी से रब्ता किया और तय पाया कि इस फिल्म के तमाम फीमेल गाने आप गा रही हैं, लेकिन हादसा कुछ यूँ हो गया कि पहले ही गाने के मौके पे, जब इस पहले गाने की ही रिकॉर्डिंग थी, नैयर साहब अपने पूरी टीम के साथ स्टूडियो में मौजूद लता जी का इंतज़ार कर रहे थे और लता जी का दूर दूर तक कोई अता पता ही नहीं था। इनके सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। ये इंतज़ार में थे कि जो वक्त दिया गया था वो वक्त न जाने कब का बीत चुका और लता जी अब तक स्टूडियो नहीं आई, ना उनकी तरफ से कोई ख़बर आई है। इंतज़ार करते करते फिर एक ऐसा वक्त आया कि नैयर साहब ने पैकअप कर दिया, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। बाद में नैयर साहब को लता जी ने बताया कि दरअसल क्या हुआ कि मेरी नाक में कुछ दिक्कत हो गई थी, कोई परेशानी थी मुझे, जिसकी वजह से जब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे आराम करने का मशवरा दिया। ये बात सुनकर नैयर साहब तो भड़क गए कि भाई अगर डॉक्टर ने आपको आराम करने का मशवरा दिया है तो ये बात आपको कम से कम मुझे बतानी तो चाहिए थी। मैं वहाँ पे पूरी टीम के साथ इस स्टूडियो में आपका मुंतज़र रहा और आप थी कि आपका कोई पता ही नहीं था। तो माफ़ कीजिएगा, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई शख्स समय देकर अपने वक्त पर ना पहुँचे और इस तरह से नहीं पहुँचना, ये तो एक तरह से मेरी बेइज्जती। इसका मतलब ये है कि आपकी निगाह में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई वक़ार नहीं है। लता जी ने समझाने की कोशिश किया कि देखिए ये ऐसा नहीं है, बात ऐसी थी कि चूँकि मुझे डॉक्टर ने मशवरा दिया था तो इस वजह से मैं नहीं जा सकी। लेकिन नैयर साहब तो गुस्से में थे, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर तो लता जी भी लता जी थी, उन्हें भी गुस्सा आया ये सुनकर। उन्होंने कहा कि जो शख्स इतना संवेदनहीन हो, जो हालात को समझ ना सके, जिसके दिल में ज़रा रहम नहीं हो, ऐसे शख्स के लिए मैं नहीं गा सकती, अब मैं आपके लिए नहीं गाऊंगी। और उसके बाद ये जो दीवार थी, वो लकीर थी, इन दोनों के दरमियान खिंच गई। और फिर कभी भी ओ.पी. नैयर साहब ने लता जी से न तो कोई गीत गवाया और न ही लता जी ने कभी भी नैयर साहब से इस बात के लिए अप्रोच किया कि वो उन्हें रिकॉर्डिंग में किसी गाने के लिए इस्तेमाल करें। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। फिर बाद में ऐसा हुआ कि रिपोर्टर्स ने और जर्नलिस्टों ने इनसे सवाल किया कि भाई आपने लता जी को लेकर कभी काम क्यों नहीं किया? लता जी के अलावा आपने तो इंडस्ट्री के तकरीबन तमाम फीमेल वॉइसेस का इस्तेमाल किया, फिर लता जी क्यों नहीं? तो ये नैयर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये कहकर टाल दिया कि दरअसल मेरी जो धुनें होती हैं उनमें लता जी की आवाज़ ठीक सूट नहीं करती, इस वजह से मैंने उनको कभी इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि बात तो जो थी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक प्योरली अना का मसला था कि एक तरफ नैयर साहब की अना, दूसरी तरफ लता जी की भी अना, और इन दोनों के इस कॉन्फ्लिक्ट में हुआ ये कि जो सुनने वाले हैं, जो संगीत के रसिया हैं, वो लोग कुछ बहुत ही नायाब किस्म के गानों से महरूम हो गए। हालांकि नैयर साहब के काम का जो पैटर्न रहा, तो उस पैटर्न के लिहाज से अगर देखा जाए तो कभी भी उन्होंने अपनी कंपोजिशन में लता जी की कमी को महसूस नहीं होने दिया। लेकिन बहरहाल इतना तो हम भी कह सकते हैं कि अगर लता जी और नैयर जी का साथ होता तो कुछ और भी चमत्कार होते। बाद में फिल्म आसमान के उस गीत को, जो कि लता जी से रिकॉर्ड करवाया जाने वाला था, उससे नैयर साहब ने राजकुमारी जी से रिकॉर्ड करवाया। गाने के बोल थे मुरी निंदिया चुराए गए हो, गाना हिट हुआ और फिल्म आसमान के बाद नैयर साहब ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर लता जी का भी यही मामला था कि लता जी भी अनारकली, नागिन और बैजू बावरा जैसी फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड कर रही थी और वो गीत तमाम के तमाम बहुत ही पॉपुलर हुए। तो एक तरफ तो नैयर जी अपनी बुलंदियों की तरफ जा रहे थे, दूसरी तरफ लता जी भी अपनी बुलंदी की तरफ रवा दवा थी। और ये दो अजीम फनकार कभी भी अपनी अपनी बुलंदियों को तो छूते रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने किसी नई बुलंदी को नहीं छुआ। आइए सुनते हैं उस गीत को राजकुमारी जी की आवाज़ में, जिससे लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड होना था। नैयर साहब ने न जाने कितनी खूबसूरत खूबसूरत धुनें बनाई, लेकिन अफसोस कि उनकी तमाम धुनें लता जी के बगैर खाली रहीं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।